Good morning, students of class 7. Today I welcome to you for learning a new chapter of civics. This is the chapter number 4, growing up as boy and girl. Being a boy or girl is an important part of one's identity. The society we grew up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere, but do all societies look at the boys and girls in the same way? Student, as we know कि हमारी जो society है हम उसमें we have two kind of gender. One is a girl and the second one is a boy. But we know कि being a boy or girl is an important identity. You know that कि लड़का या लड़की होना, कि एज अ पर्सन हम कुछ भी हो सकते हैं, या तो बॉय या फिर गर्ल, और इसी से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, उसी से हमें लोग पहचानते हैं कि यू आर अ गर्ल और अ बॉय। और साथ ही साथ जिस समाज में हम, जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं, वो हम सिखाता है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो हमें सिखाता है कि हाउ द गर्ल्स इज़ बिहेवियर, हाउ द बॉयज़ इज़ बिहेवियर, कि एज अ गर्ल हमें कैसे बिहेव करना चाहिए और एज अ बॉय हमें किस प्रकार से अपना व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं अपने परिवार के साथ रहकर, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ रहकर। वी हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग बट एज अ बॉय और गर्ल। साथ ही साथ हमारे समाज में ये भी बताया जाता है कि कुछ काम, कौन से काम हैं जो सिर्फ लड़कियों को ही करने हैं, या कौन से काम हैं ये जो सिर्फ बॉय को ही करने हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी टफ टू नो हाउ द गर्ल इज़ वर्क डू एंड हाउ द बॉयज़ इज़ वर्क do. We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different role assigned to boys and girls prepare them for their future role as men or women. साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज अ बॉय और गर्ल, पहले वो बच्चे होते हैं, वंस ऑफ देम दे आर यंगर, जब वो गर्ल और बॉय होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे रूल सिखाए जाते हैं ताकि जब फ्यूचर में वो क्या बने, मैन और वुमेन, तो उन्हें वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे गुण उनमें हो। सो नाउ आई टेल यू हाउ द इन दिस चैप्टर आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ इन दैट कि कैसे हमारे सोसाइटी में लड़के और लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता है। सो लेट्स सी। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ Samoa Island. You know what कि एक सामा नाम का एक आइलैंड है, आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। कि जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा एक आइलैंड है, ब्यूटीफुल, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, कि जिसकी एक स्टोरी है कौन सी ईयर की, 1920 की, कि उस समय जो 1920 के टाइम में वहाँ के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ थे वो किस प्रकार से ग्रोन अप होते थे, कैसे बड़े होते थे, और कैसे उनकी फैमिलीज़ और उनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते थे। क्या उनके परिवार में या उनकी सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल रखा जाता था। सो लेट्स लर्न इट। In the 1920s, according to research reports on Samoa society, children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. कि ये जो बच्चे हैं सामाओ आइलैंड के, वो जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाया करते थे और घर पर ही रहकर वो बच्चे अपने सब बड़े भाई बहन जो उसके होते, उनके बड़े बच्चे होते थे उनके घर में, या फिर उनके जो बड़े होते थे वही उन्हें सिखाते थे कि घर के काम कैसे किए जाते हैं, या फिर घर में जो छोटे भाई बहन होते हैं छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। और साथ ही साथ फिशिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स। और जो फिशिंग है, मछली पकड़ना वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था, सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, बट दे लर्न दीज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। कि जो ये जो सारी चीज़ें होती थी कि जो बड़े बच्चे होते थे, मतलब जो थोड़े एडल्ट हो जाते थे, वो छोटे से ही अपनी एज में, बहुत ही यंगर एज में, जब वो 8-9 ईयर्स के होते थे तभी से उन्हें मछली पकड़ना सिखा दिया जाता था उनके बचपन से। एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, देयर मदर्स और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर दैम, ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old। और उसके अलावा आप देखिए कि जो छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, मतलब कोई बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उनकी जो मम्मियाँ होती थी, उनकी जो मदर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते थे, वो उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे, क्योंकि उनकी जो देखभाल थी उनके जो बड़े भाई बहन थे वही लोग क्या करते थे, टुक ओवर
दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? बड़े भाई बहनों की। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, और लड़के और लड़कियां दोनों ही मिलकर अपने जो यंगर सिबलिंग्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिबलिंग्स? अपने छोटे जो भाई बहन होते थे उनकी देखभाल करते थे। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years ओल्ड, लेकिन जब लड़के जब 9 years के हो जाते थे, ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। और जो लड़के होते थे जब वो 9-10 years के हो जाते थे तो उन्हें फिर वो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल टेक केयर ऑफ करना बंद कर देते थे, एंड दे ज्वाइन द ग्रुप ऑफ एल्डर ब्रदर्स। अपने एल्डर ब्रदर्स, ये जो एल्डर बॉयज़ होते थे, बड़े एडल्ट ग्रुप होता था, उसको ज्वाइन कर लेते थे ताकि वो वहाँ पे क्या सीखेंगे? हाउ टू कॉट द फिशेस and how to plant the coconuts. Girls had to continue looking after small children to do errands for adults till they were teenager. और जो लड़कियाँ होती थी जब तक वो 13-14 years की एज में नहीं ग्रोन अप हो जाती थी तब तक वो अपने छोटे छोटे भाई बहनों का टेक केयर ऑफ करती थी। बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती थी तो वो उनको भी बहुत सारे काम सिखाने लगते थे। आफ्टर द एज ऑफ 14 और गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। जब लड़कियाँ 13-14 साल की हो जाती थी उन्हें भी फिर मछली पकड़ने के लिए भेजा जाता था। वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वीव बास्केट, कुकिंग वाज रन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट वर्क व्हाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशंस। और कि जो लड़कियां थी बाद में उन्हें बास्केट बनाने का काम सिखाया जाता था। दे ऑल्सो डूइंग वर्क इन द फील्ड, जो बागान होते थे वहाँ पे उन्हें बहुत सारे काम करने सिखाए जाते थे। साथ ही साथ वो लड़कों का काम भी करती थी। इट्स मीन उनके फैमिली में जो उनके बॉयज़ होते थे उनकी भी उनके वर्क में वो दे कैन बी हेल्प। तो आपने देखा कि जो सामाओ आइलैंड है वहाँ पे किस प्रकार से बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, इवन उन्हें सिर्फ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही सिखाई जाती थी। सो ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960। अब ऐसे ही अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ जो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। सो लेट्स सी। Growing up males in Madhya Pradesh in the 1960s. Now I tell you again the story of Madhya Pradesh. You know Madhya Pradesh कहाँ के स्टेट है? It is located in India. The following is adopted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. अब देखिए हमारे इंडिया की हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में भी हाउ टू द बिहेवियर विद द गर्ल्स एंड बॉयज़, दे आर इक्वल और नॉट. From class 6 onwards, boys and girls went to the separate school. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played on the total solution and safely from the outside world. The boys' school had no so much courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, the boy watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow street. As these girls walked on the street, they looked so पर्पसफुल, यू नो कि जब दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एमपी के अंदर जो मध्य प्रदेश में 1960 का टाइम था, तो वहाँ पे क्या होता था, लड़के और लड़कियों के लिए डिफरेंट स्कूल बनाए जाते थे, यू नो. और जो लड़के और लड़कियाँ होती थी, लड़कियों के स्कूल के कुछ अलग प्रकार से डिज़ाइन होते थे कि उनके स्कूल्स के अंदर गर्ल्स को खेलने के लिए स्कूल के अंदर ही एक कोर्टयार्ड, मतलब एक आंगन बनाया जाता था. वहाँ पर वो सब अपने टीचर से मिलकर अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करती थी. बट जो बॉयज़ स्कूल होते थे, दे आर सच डिफरेंट. और उनके स्कूल में क्या होता था, स्कूल के प्लेग्राउंड, स्कूल के अंदर स्कूल के रूम्स के अलावा एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होता था जहाँ पे वो सब मिलकर खेलते थे. और जब स्कूल ओवर हो जाती थी तो लड़के जो थे वो ज़्यादा फ्रीडम थे, मतलब लड़कों को ज़्यादा फ्री किया गया था. वो आराम से कहीं पे भी सड़क पर या ऑन रोड्स दे आर विजिटिंग, दे आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स. पर जो गर्ल्स होती थी, दे आर वेरी पीसफुल, मतलब वो बहुत ही शांत से रहती थी और सीधे अपने रास्ते से चला करती थी. To try trick their bicycle, for the girls the street was simply in a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried of being teased or attacked. और उसके अलावा जो लड़के होते थे वो अपने बाइसिकल चलाया करते थे. दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ फन विद देयर फ्रेंड्स. बट जो गर्ल्स होती थी वो बिल्कुल चुप रहती थी और धीरे धीरे और हमेशा वो ग्रुप में चलती थी. इट्स मीन कि वो कभी भी सड़क पर अकेले वॉक नहीं करती थी, उनके साथ वो कभी ना कभी किसी न किसी ग्रुप में होती थी, क्योंकि उन्हें डर होता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या कोई उन्हें हमला ना कर दे. सो after reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grew up. This is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders in our family, we will see that their childhood was probably very difficult from ours. जैसे कि बच्चों हम लोग आज देखते हैं कि आज जो गर्ल्स एंड बॉयज़ है, दे आर प्लेइंग ईच अदर,
डूइंग स्टडी टुगेदरली एट स्कूल, जैसे वो साथ में पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन पहले क्या होता था, लड़के और लड़कियों के लिए डिफरेंट स्कूल्स बनाए जाते थे और साथ में लड़कों को खेलने की पूरी आज़ादी होती थी, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता था। अगर आप अपने फैमिलीज़ में अपने जो यंगर एल्डर्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनका जो बचपन था वो आपके चाइल्डहुड से इट्स सच अ डिफरेंट काइंड ऑफ। वी ऑल्सो रियलाइज दैट societies make clear distinction between boys and girls. This begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with that. आपने भी अपने घर में देखा होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो भी इस चीज़ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी लड़कों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाती है, यू नो, और लड़कियों को खेलने के लिए क्या दिया जाता है, क्या टॉय दिया जाता है, डॉल्स। कि जो लड़के हैं उन्हें कार्स के साथ ज़्यादा प्ले करना पसंद है एंड जो गर्ल्स हैं उन्हें डॉल्स के साथ ज़्यादा प्ले पसंद है। वाई आर गर्ल्स एंड गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन? इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। कि हमारी समझ में ऐसा, हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि लड़कों को तो आप कार दे रहे हैं और लड़कियों को आप क्या दे रहे हैं, डॉल्स। क्योंकि उनका ये सोचना है कि, और लड़कियों को ये भी सिखाते हैं कि हम छोटी छोटी एज में देखते हैं, अपने सराउंडिंग देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनको किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। और हमने बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंशिएट देखे हैं कि लड़के डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते हैं। दे आर प्लेइंग सच काइंड ऑफ फाइटिंग गेम्स, दे आर सस्पेंशनल गेम्स। लेकिन लड़कियाँ जो होती हैं वो घर घर खेलती हैं, दे आर प्लेइंग विद ऑल टाइम डॉल्स। तो यू नो कि जो सारी चीज़ें हैं, उनका जो एक्शन है, उनका जो बिहेवियर है, दिस इज अफेक्ट टू द देयर फ्यूचर। क्योंकि जैसा वो अपने बचपन से सीखते हैं वैसा ही वो बड़ा होकर करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept very well. In the next video we have learned about more for this chapter. Thank you all.